नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक और सबकी निगाहें इस बार के बजट पर होंगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तकरार भी नजर आ सकती है। चर्चा बजट सत्र को लेकर करेंगे, सभी दलों की तैयारी को लेकर बात होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विपक्ष जहां अपने मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार भी सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाए और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं। निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब। इस बार का बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मनोहर सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र रहेगा। ऐसे में बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएसी की बैठक हुई और बैठक में सत्र की फाइनल अवधि को लेकर बीएसी ने मुहर लगाई है और सबने एक सहमति से फैसला लिया कि 20 तारीख को जो सेशन की शुरुआत होगी और 28 तारीख तक सेशन चलेगा। और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस है वो हमने कहा, उसको स्वीकार किया कि वो लेके आएंगे, उस पर भी होगी। और बाकी जो गवर्नर साहब जो अभी भाषण देंगे उस पर चर्चा होगी और दूसरे जो बजट है उस पर चर्चा होगी। और पूरा टाइम हम प्रयास करेंगे कि सभी सदस्य जो उनको पूरा टाइम। अभी उसका कोई फाइनल नहीं किया बजट का किसी दिन का, वहाँ पर उस चर्चा नहीं हुई। लेकिन अभी केवल चर्चा यही हुई कि 20 से लेकर 28 तक रहेगा। और कल वो सारा जो बीएसी ने जो प्रोग्राम रखा वो कल विधानसभा में रखा जाएगा। और आपने टाइम की बात कही थी, देखिए हर बार टाइम देते हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी सेशन हुए ये 9.5 साल में, तो कोई भी सेशन ऐसा नहीं है, अगर हमारा 4 दिन का 3 दिन का सेशन भी है उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मेंबर को ऐसे रखा हो। हर मेंबर को हमने प्रयास किया बुलवाने का और उसको मौका दिया। सरकार जो लेके आई है 28 तक का सेशन का कार्यक्रम, मैंने कहा इसको और बढ़ाओ, दे रहे हैं उसमें डिस्कशन की जरूरत चाहिए। तो जैसा समय होगा देखिए, मैंने देखा इसको और बढ़ाना चाहिए। क्या कहा फिर? नहीं, ये कहा फिर देखें, मतलब अभी तक तो जो है इन्होंने 28 तक का कार्यक्रम दिया है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिस्कशन होगी, तो मैंने यही कहा भी इसको बढ़ाएंगे, फिर हाउस में उठाएंगे बढ़ाने। अविश्वास प्रस्ताव जो आप ला रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लिया तो करना पड़ेगा, उसमें किसी की डिस्कशन क्या है, तो हाउस में आएगा ना, हाउस में एक्सेप्ट करेंगे। बजट किस दिन पेश होगा ये बताएं? बजट 23 तारीख को। तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्र को लेकर बैठक की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और आपका जो कितने ज्ञापन हर वर्ग ने दिए हुए हैं, कहीं पटवारियों की हड़ताल है, कहीं क्लर्कों की हड़ताल है, कहीं ये अपने महिलाएं बैठी हैं, कानून व्यवस्था है, कहीं किसान बैठे हैं। सारे मुद्दे हैं हर वर्ग के। सरकार विफल सरकार है, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। सिर्फ कर्जे में डुबाने का काम कर दिया इसने प्रदेश को। उधर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सत्र को केवल औपचारिकता बताते हुए विधायकों को समय न दिए जाने की बात कही, तो वहीं स्पीकर पर उनसे उलझने के आरोप लगाए। 10 से ज्यादा कॉलिंग दिए हैं, देखता हूँ कितने मंजूर करते हैं। मुझे लगता नहीं कि एक भी कॉलिंग मंजूर करेंगे, क्योंकि मेरी कॉलिंग का जवाब कभी आ ही नहीं सकता सरकार से। मैं तथ्यों के आधार पर सारी बात सरकार के सामने रखता हूँ। मेरे पास आंकड़े होते हैं, सच्चाई होती है, फिर जवाब बनता नहीं, फिर स्पीकर को खड़ा कर देते हैं। फिर वो स्पीकर जो मुझसे उलझ जाता है और वो कहीं ना कहीं मेरी बात को पूरी करने की बजाय मुझे रोकने का प्रयास करता है। जाहिर सी बात है, हर बार की तरह इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर कई अहम विषयों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि सीएम के पिटारे से हरियाणा वासियों के लिए क्या निकलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच जनहित की कितनी बात हो सकेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलू, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। विधु रावल जी, शुरुआत आपसे। कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तैयारियां आप लोगों ने भी की हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि सत्र की अवधि कम है। दूसरा, सत्र में विपक्ष के विधायकों को मौका नहीं दिया जाता, समय नहीं दिया जाता। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। कृपया मेरी आवाज फिक्स करवा दीजिए, थोड़ी सी इको आ रही है मुझे। जी जरूर। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि सदन के पटल पर बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। हम इस बार भी अपने पिछले 9 साल की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, जो हमारे जन हितकारी कार्य रहे हैं, उनकी विवेचना करने के लिए प्रस्तुत करते हैं खुद को। किस प्रकार से हम अपने सरकार के 9 साल के उत्कृष्ट कार्यों की तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर किस प्रकार से उनका विवरण देते हैं, उनकी जानकारी देते रहे हैं। हर बार अवधि को लेकर इनकी बात, इस बार तो बीएससी के अंदर सर्वसहमति से एक निर्णय हुआ। बीएससी की बैठक के बाहर आकर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य के रूप में तो अंदर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर किस प्रकार से वो मीडिया के अंदर गुमराह करने की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है कि ये लोग जो यहाँ पर रुदालियां गाते हैं अवधि को लेकर, जब इनको अवसर मिलता है अपनी बात रखने का और जब इनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं तो ये वॉकआउट कर जाते हैं, ये डिबेट से भागते हैं, ये किस प्रकार से सुनने को भी तैयार नहीं होते। और हमने देखा है जितने उछलता से जिस प्रकार से ये आकर विषयों को उठाते हैं, उतने ही तीव्रता से ये सदन से वॉकआउट करते हैं। हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है और बहुत बार हमने देखा, पिछली बार तो देखा ही था किस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री थी गीता बुक्खल जी किस प्रकार बौखला गई थी। खुद का उठाया हुआ मुद्दा जब खुद उसकी आंच खुद तक पहुंची, क्योंकि कुकर्म इतने ज्यादा हैं इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, कि इस कहीं ना कहीं हर समस्या की जड़ में कांग्रेस पार्टी निकलने लगती है। तो जैसे उठाते हैं तो ये भाग जाते हैं, सदन से भाग जाते हैं, या उठपटांग बातें करते हैं, या किस प्रकार से बदतमीजी करते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि विपक्ष के प्रत्येक सवाल का सरकार ने बहुत सटीक उत्तर दिया है, हर बार दिया है। जनता इसको सुनती है और सरकार हमेशा आतुर रहती है सदन के लिए। और इसीलिए सदन की ना केवल हमने अवधि बढ़ाई, इनके यहाँ तो पूरे साल में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सिटिंग्स में चला जाता था मामला, लेकिन किस प्रकार से सदन की हर साल हमने सिटिंग्स बढ़ाई हैं। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इनके कार्यकाल से अगर बात करें तो वो अवधि लगभग दुगनी से भी अधिक है। और केवल हमने अवधि ही नहीं बढ़ाई, प्रत्येक दिन के अंदर कितनी सिटिंग्स हो वो भी बढ़ाया। ये तो 5-5, 6-6 घंटे के केवल एक दिन की सिटिंग्स रखते थे, उसके बाद क्या करते थे जानना चाहती है जनता। हमने उन सिटिंग्स की अवधि भी बढ़ाई है। आपने देखा 4-4 घंटे की उस समय अवधि हुआ करती थी, आज जो है अवधि प्रत्येक दिन की बढ़ चुकी है। तो इसलिए इस प्रकार की रुदालियां गाना, ये मुझे लगता है कि जनता जानती है। हर सेशन से पहले एक औपचारिकतावश जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर कहते हैं कि भाई सदन की अवधि जो है कम है। लेकिन जब सदन के अंदर महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे होते हैं, उन सवालों का जब जवाब दिया जाता है तो उस समय इनके पास चारों खाने चित हो जाते हैं। उसके बाद ये भागते हुए नजर आते हैं, सदन से वॉकआउट करते हैं। सदन बॉयकॉट वाली कांग्रेस है ये। और इस बार तो नो कॉन्फिडेंस का भी ये दम भर रहे हैं। दरअसल जनता के अंदर लो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन लोगों का जनता इनको बार बार जो है सबक सिखाती है, लेकिन ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये अच्छे विद्यार्थी नहीं है। इसी नाते से पिछली बार जब ये अपना नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन लेकर आए थे सदन के अंदर, तो पहले तो इनको नंबर्स नहीं थे, इन्हें पता था कि ये जो है फॉर्मेलिटी वश कर रहे हैं। लेकिन खुद जब देखा तो अपने खुद के ही जो सदस्य थे, जितनी इनकी सोच थी कि जितने वोट मिलेंगे उससे भी कम वोट मिली। तो एक माननीय विधायक जी ने तो यहाँ तक भी चुटकी ली थी इन पे कि हर 6 महीने के अंदर जो है लेकर आते रहा कीजिए, पता रहेगा कि हाउस इंटैक्ट आपका है या नहीं, या कांग्रेस के डूबते जहाज को और भी लोग छोड़ तो नहीं गए कहीं। तो इनको बार बार इस प्रकार का नो कॉन्फिडेंस लाते रहना चाहिए, ताकि जनता के अंदर इनका जो लो कॉन्फिडेंस है वो भी प्रदर्शित होते रहे। और इनकी खुद की पार्टी में इनका जो लो कॉन्फिडेंस है, मैं निश्चित तौर पर ये कह रहा हूं कि पिछली बार से बड़े मतों से हमारे यहाँ पर लो कॉन्फिडेंस हम मोशन जीतने वाले हैं। बजरंग जी, तो क्या केवल एक औपचारिकता है क्या ये?
जनता का कांग्रेस के प्रति लो कॉन्फिडेंस है और आप लोग सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, विधु जी कह रहे हैं। ज्योति जी, आप अच्छी तरह जानते हो आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है और हरियाणा की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दुखी और मुक्ति चाहती है। यहां तक कि आप जहां विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं किस किस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी है। जहां मुद्दे की बात आएगी, सबसे पहले हरियाणा के अंदर क्राइम, ये कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हर रोज व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्या, चोरियों की वारदात, खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी दुकानदारों के ऊपर जाकर फायरिंग करते हैं। एक गोहाना के अंदर मातूराम हलवाई की दुकान के ऊपर 5 अपराधियों द्वारा 40 फायरिंग दिन दहाड़े करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। सापले के अंदर सीताराम हलवाई की दुकान पर सुबह पहले दुकान खोलते समय फायरिंग करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। जगह जगह जज्जर के अंदर हत्या, जगह जगह रोहतक में हत्या, हिसार के अंदर हत्या, कैथल के अंदर हत्या, गुड़गांव आंकड़े दे सकता हूं। हिसार के अंदर मॉल के बाहर खुलेआम फायरिंग कर 50 लाख की फिरौती, राजगुरु मार्केट हिसार के अंदर फायरिंग करके 20 लाख की फिरौती और चोरी की तो बाड़ी भी आ रही। भाई यह स्थिति है, ये मुद्दा उठना है। शिक्षा का स्तर इनके राज्य में गिर गया। स्कूल के अंदर टीचर नहीं, स्टाफ नहीं, बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर शिक्षा की इन्होंने कर दी। ना अच्छी चिकित्सा है, ना अच्छी शिक्षा है। और जहां तक कि ये साहब बोल रहे हैं भाई बड़ा अच्छा काम करा, मैं बताना चाहता हूं जनता क्या है। आज घोटाले की सरकार है। पेपर लीक घोटाला आपके सामने है, खनन घोटाला, दुनिया भर के घोटाले इनके राज के अंदर, वो भी विधानसभा में उसके ऊपर भी चर्चा होगी, महंगाई के ऊपर भी होगी, बेरोजगारी के ऊपर भी होगी, किसान के मुद्दे को भी चर्चा की जाएगी। जहां तक कि आप देखिए इनके पास एक मुद्दा है, मोदी साहब की गारंटी। क्या गारंटी भाई? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, या गारंटी। 35 रुपए पेट्रोल डीजल देंगे, या गारंटी। 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, या गारंटी। यहां तक कि 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, ये गारंटी। अमित शाह जी ने खुद कहा 15 लाख रुपए खाते में डालना, तो एक सरकार का जुमला होता है। बजरंगदास जी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, लगातार कृपया इनको टोकिए। जुमले फेंकती है ये। ज्योति जी को चुप कराओ, बीच में ना बोले। मैं भी नहीं बोल रहा था, इनकी मैंने सारी बात सुनी। ज्योति जी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, मनगढ़ंत। ये आलू से सोना बनाने की मशीन इनको मिल चुकी है क्या? आलू से सोना बनाने वाली मशीन मिल चुकी है क्या? ये लगातार झूठ बोल रहे, मनगढ़ंत कहानियां गा रहे हैं। सुन लिए ज्योति जी, हमारे किस घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था जो ये यहाँ पर बोलकर जा रहे हैं? हमारे 2014 के, 19 के, 9 के, 5 के किस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था? कौन से घोषणा पत्र को पढ़कर सुना रहे हैं? हो जाएंगे ज्योति जी, घोटाले वालों की बारात थी इनकी, आप देखिए। और उसके बावजूद यहाँ पर टीवी पर आकर इतना झूठ बोलते, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। इनकी जबान में काफी झूठ बोलते हुए। बजरंगदास जी, आज का कोटा पूरा हो गया झूठ बोलने का। झूठ बोलने का आज का कोटा पूरा हो गया भाई। झूठ और लूट की दुकान, झूठ की दुकान आपकी है, नफरत की दुकान भी आपकी है। आपकी दुकान में से झूठ निकल रहा है, घोटाले निकल रहे हैं, नोट निकल रहे हैं, और उसके बाद आप लोग चिल्ला रहे हैं। इनको पता लग जाएगा 2024 के अंदर 10 सीट की पता लग जाएगा। पहले बोलते अब की बार 75 पर 40 में टक गए, 10 के अंदर भी टकल हो गए मेरे। चर्चा में शायद कानून व्यवस्था को लेकर जब बजरंग जी ने सवाल उठाया तब से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर आपको कुछ कहना है? पूछ तो लो मुख्यमंत्री। रुकिए बजरंग जी, रुकिए। अरे घर से आप सुनिए, अभी सुनिए, आप बात कर चुके अपने हिसाब से। मेरा समय तो वो खा गए ज्योति जी। मैंने जो बात नहीं, आपका समय किसी ने नहीं खाया के, उससे पहले आप समय ले चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं।
ये क्या आपके सामने है? आपने एक बार नहीं टोका, बार बार शुरू से लगातार बीच में टोकते आ रहे। हम चुप रहे, जब हम बोल लेंगे तो ये बोल लेंगे इनको लाइसेंस दे दिया क्या? नहीं, किसी को कोई लाइसेंस नहीं दिया बजरंग जी। बजरंग जी, किसी को कोई लाइसेंस नहीं दिया। आपको और समय समय नष्ट कर रहे हैं डिबेट का, ये डिबेट का समय नष्ट कर रहे हैं, 100 आरोप डिबेट का समय नष्ट कर रहे हैं ये। कांग्रेस पार्टी औरों को भी बोलना दीजिए, कोई काम की बात चली जाएगी। खराब कर रहे हैं, आप डिबेट करने की आदत इनकी है। चलिए बजरंग जी, आप रुकिए अभी, आप अभी रुकिए। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी को कोई लाइसेंस हरियाणा न्यूज ने या मैंने नहीं दिया। आदत खराब है। आप कुछ बोल रहे थे बीच में, ये इसलिए टोक रहे थे कि ज्योति जी इनको टोकी। मैंने आपको भी नहीं टोका ना। आप कह रहे थे राहुल जी को टोकी, मैंने इनको भी नहीं टोका। आप लोगों के हिसाब से नहीं चलूंगी मैं डिसाइड कर लूंगी किसको टोकना है किसको नहीं। राहुल जी, अभी आप सुनिए सर, नहीं आप समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, कांग्रेस सदन के बाहर भी सरकार को घेरती रही है, बेरोजगारी को लेकर भी, कर्ज को लेकर भी। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी केवल कानून व्यवस्था को लेकर आप बात करेंगे। देखिए, कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय क्या थी बनाम आज के समय क्या है, इसका सीधा सीधा चित्रण हम देख सकते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के समय खुले तौर पर कब्जा माफिया घुमा करते थे और उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आज इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं। पूरे सीएलयू का एक गैंग बनाया हुआ था जो कि कागजी काम तो करता ही, उसके अलावा भाई जेलों में आपके संपर्क है ना। सुनिए बजरंग दास जी ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। आप अपने समय बोलिए, मैं अपने समय बोलूंगा। देखिए, आप लोग जमीन के माफिया थे कि नहीं थे? रॉबर्ट वाड्रा को जमीन लुटवाई कि नहीं लुटवाई? किस प्रकार से हरियाणा के अंदर बार बार और बारंबार आपने जो है बारंबार आपने अपराधियों को संरक्षण किया। बजरंग दास जी, ये तो ठीक नहीं है तरीका। बजरंग जी, आपने तो इनको एक वाक्य भी नहीं बोलने दिया। आप कम से कम अपनी बात लगभग पूरी कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने बीच में बोला ना। एक शब्द अपराधियों आप एक शब्द भी नहीं बोलने दे रहे हमारे राज्य के अंदर हमने अपराधियों को इलाज करने का काम किया। हमारे राज्य में इन्होंने क्या किया? अभी रुक जाइए, आप लगातार नहीं बोल रहेंगे ना कि उनको सिर माथे पर बिठा लिया। अपराधियों को सिर माथे पर कांग्रेस ने बिठा लिया और जनता को वोट की चोट से इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ा, तब अपराधी बाहर निकले। इस प्रकार से आज भी इन पर 6 मामले मुकदमे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आज भी भ्रष्टाचार के 6 मामले। ज्योति जी, ऐसे तो नहीं चल सकता। आप किसी और से सवाल पूछ लीजिए, मैं बाद में जवाब दे दूंगा। जब ये शांत हो जाएंगे तब जवाब दे दूंगा। इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जवाब नहीं देने दे रहे। बजरंग जी, मैं कई बार प्रयास कर चुका हूँ, किसी और से सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद जवाब बोल रहे हैं। सर, आपका भी तो तरीका ठीक है। ये ज्योति ये बोलने देते थे क्या? तो अब आप बदला ले रहे हैं क्या? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं सर? बदला नहीं, मैं तो छोटा भाई, मैं क्या बदला लूंगा इस भाई से? चलिए, इन्होंने एक वाक्य भी नहीं बोला, तभी से आप बोलने लगे। ऐसे समय बर्बाद हो रहा है डिबेट का। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। पंडिता जी, अब ये कह रहे हैं कि समय कम है, केवल औपचारिकता रह गया के सेशन, और उन्हें लगता है कि उन्हें समय नहीं मिलेगा, या फिर समय मिला तो स्पीकर उनसे उलझेंगे। देखिए ज्योति जी, अगर जनहित के और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के अंदर आप उठाने के बीच में अगर बार बार किसी की बात बोलने, जो कि जनता के समक्ष जो है जो आप बोल रहे हैं, वो जाना जरूरी है। और अगर स्पीकर महोदय, अगर ये लास्ट सेशन है ये जो है एक सरकार का, तो अगर उसमें भी बात, जनता की बात अगर नहीं, और जनता के हित के मुद्दे जो अगर नहीं आप उठाने देंगे और किसी और चीज में उलझाएंगे, उनको बीच में टोका टाकी करेंगे, तो वो भी शोभा नहीं देता है। आखिरकार जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पे उठाने के लिए चुने जाते हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में जहाँ तक बात है, तो जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो पद खाली पड़े हैं, प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हैं, और जो पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के खाली पड़े हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में तो पिछले बार भी विधानसभा के पटल पे ये फिगर आई थी कि 42,014 पद खाली है। सेकेंडरी एजुकेशन में 28,884 पद खाली है। टोटल 71 पद खाली हैं। इनके 171 कॉलेजेस हैं, उसमें से 127 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। तो प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल वगैरह देखना पड़े। ये सरकार को देखना चाहिए कि अगर आपके पास टीचर्स ही नहीं है, टीचर्स की कमी है, तो आप क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही क्या देंगे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बात की बात आती है। फिर प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दे, जिसके
वजह से जो खामियां बहुत हैं जिसको ठीक कराने में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, उसका मुद्दा उठाया जाएगा। उसके बाद प्रदेश में जो ये बढ़ती बेरोजगारी है, आपको भी पता है जब से सरकार आई है 314% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। CMI के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा लगातार ही देश में नंबर 1 पे आता है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा में है। उसके बाद पुरानी पेंशन जो है ज्योति जी, हमारे समय में पुरानी पेंशन लागू थी और हमारे समय 4 लाख पक्के कर्मचारी थे और इस सरकार के अंदर 1 लाख तो वही है कौशल रोजगार वाले और बाकी जो है वो 55 के आसपास जो है वो इनके पक्के कर्मचारी हैं। उसके बाद SYL का जो अभी मुख्य प्रधानमंत्री भी जो रेवाड़ी गए थे तो दक्षिण हरियाणा को सौगात देनी चाहिए थी, SYL की कोई बात करनी चाहिए थी और अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात करनी चाहिए थी क्योंकि वहां से बहुत जो है युवा जो डिफेंस में भी जाते हैं। उसके बाद अगर हमारा बात है तो अभी जो HCS जुडिशियल का जो पेपर है उसके अंदर जो डोमिसाइल को अनिवार्य करना था जो कि कंपल्सरी कंडीशन थी, जो उसको हटाया गया है उसके बारे में भी हम मुद्दा उठाएंगे। 2018 में भी इनके पेपर लीक हुआ था HCS जुडिशियल वाला। उसके बाद जो अमृत सरोवर योजना है, जैसे अटल भूजल योजना थी इनकी और पिछली बार एक वो 670 करोड़ का कुछ हमने हिसाब मांगा था विधानसभा के पटल पे, उसका भी कुछ पता नहीं चला था। वैसे ही ये तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए इनकी एक योजना है, उसके बारे में भी हमने सवाल उठाया है। अवैध कॉलोनियों को जो आपने नियमित किया है उसका भी हमने डिटेल और उसका भी मुद्दा उठाया है हमने। और सहकारिता विभाग में जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कौन कौन जिन्होंने साइन किया है, जिनके साइन है, जो पर्सन कंसर्न्ड है, जो बहुत 100 करोड़ के आसपास का, उससे भी बड़ा घोटाला है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। किसानों का कर्ज का मुद्दा हमने उठाने का काम किया है। तो मनरेगा का हमने एक बारी पहले भी इशू उठाया था, तो मुझे पता है विदु रावल जी बात से तो मुझे लगता है कि घुमा गए थे बात को। तो मैं इनको एक आंकड़ा देता हूँ, 2022-23 में मनरेगा का बजट था 89,400 करोड़, डिमांड थी 98,000 करोड़ करने की, आपने क्या किया 60,000 करोड़। तो अब देखिए ज्योति जी, इशू ये है कि कल को सरकार ये ना बोल दे कि शुक्र करो हमने आपके ऊपर कोई नया टैक्स लादने का काम नहीं किया, ये गनीमत मनाओ, वरना तो ये 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है हरियाणा के प्रदेश के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ऊपर का जो कर्ज है और जिसको चुकाने के अंदर पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी अभी आगे। तो उस कर्ज के बारे में सरकार को जो है वो बताना चाहिए कि देश के ऊपर 205 लाख को भी पार हो गया, अब तो 215 लाख के आसपास का देश के ऊपर कर्ज हो गया है। और जो आप मिडिल क्लास को, खासकर जो आप मिडिल क्लास से जो आप टैक्स वसूल कर रहे हो, उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि, दुगने से भी ज्यादा हो गया जब से भाजपा आई है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जो आप मिडिल क्लास से आपने टैक्स वसूलने का काम किया है। और जो आपने कॉर्पोरेट जगत को वो 20 से 25% बढ़ा है केवल, बल्कि 6 लाख करोड़ के आसपास की तो ये सब्सिडी दे चुके हैं। तो उनसे इतना प्यार क्यों? और किसानों का भी हाल ही में सेंटर के बजट में इन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर 10,000 करोड़ की जो है वो सब्सिडी का, बजट का जो है वो कम करने का काम किया है। तभी तो वो DAP नहीं मिलता है टाइम पे खाद नहीं मिलती है। उसका भी हमने मुद्दा उठाया किसानों का कि आपने बैग का जो है वो वेट कम करने का काम किया है। तो किसान को आप कर्ज मुक्त कब करेंगे? आपने जो सरकारी बैंकों का जो बैंक का जो है वो आपने लगभग 13 लाख करोड़ रुपया जो है, 13.25 लाख करोड़ जो है वो उनका डूब गया, और जो आपने बट्टे खाते में डालने का काम किया। किसानों को भी कर्ज मुक्त कर दीजिए। तो ऐसे ही बहुत से इश्यूज है अलग अलग। इलाहाबाद के भी जो स्वच्छ पानी के बारे में, नहरी पानी के बारे में इश्यू है। सरकारी भर्तियां हैं, वो तो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप में आपको अगले राउंड में पुलिस से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके सारी की सारी वो भी बताने का काम करूंगा, कितने पद खाली पड़े हैं। उसके बाद कई मुद्दे गिनवाए हैं। फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी जो क्लेम्स की जो डिस्पोजल का काम है, जो पिछले जो इन्होंने विषय उठाया उसका जवाब ले लीजिए प्लीज। नहीं, आप ही दोगे जवाब, ये बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। और कौन देगा? वो तो तीसरा बंदा तो कोई है ही नहीं, आप ही के पास घूम के आएंगे। बड़ी लंबी डिबेट है, आप थोड़ा सही नहीं, तो इतने के तो जवाब ले लीजिए, उसके बाद अगले उठा लीजिएगा ना। इतना झूठ बहुत हो गया भाई।
उसको भी हमने फिर समय नहीं मिलता रजत जी, आपके सवालों का जवाब नहीं, समय नहीं मिलता। फिर आप बहुत सारे झूठ बोलकर जा रहे हो लगातार। 3 पॉइंट आप चिंता का विषय बने हुए हैं, आपके झूठ जो है चिंता का विषय बने हुए हैं। चर्चा होती है कि रजत पंजेटा एक डिबेट पे इतना झूठ कैसे बोल देते हैं। उसके बाद जो जीएसटी का जो घोटाला ज्योति जी इसका जवाब ले लीजिए, उसके बाद उनसे दोबारा झूठ बोलने की फिर छूट दे जीएसटी दीजिएगा। का घोटाला हुआ है उसके बारे में भी पूछने का काम किया है। उसके बाद ठीक है पंजेटा जी, ठीक है, आपने कई मुद्दे गिनवाए हैं। हालांकि विदु जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं विदु जी। हालांकि दर्शक डिसाइड कर लेंगे, दर्शक डिसाइड कर लेंगे किसने सच बोला किसने गलत बोला। विदु जी को काउंटर में नहीं, मैं मदद करूंगा दर्शकों की डिसाइड करने में। अभी एक पक्ष की बात आई है, दूसरा पक्ष की बात आएगी तो दर्शक बड़े आराम से डिसाइड कर देंगे। विदु राहुल जी देखिए, बेरोजगारी को लेकर तो हर एक पार्टी, इसमें आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इनेलो की बात कर रहे हैं, घेरने को तैयार की सरकार को। शिक्षा को लेकर पिछली बार भी बात हुई, इस बार भी, और कर्ज को लेकर भी, क्योंकि आप लोग अलग आंकड़ा पेश करते हैं। विपक्ष कहता है कि 4 लाख करोड़ 4.25 लाख करोड़ हो गया के, तो क्या कहेंगे? अभी देखिए, पहली बात तो मनरेगा को लेकर इन्होंने सीधा सीधा आक्षेप लगाया कि मैंने इनको गलत आंकड़ा दे दिया। तो मैं इस आंकड़े को दे रहा हूं और मैं आंकड़े का सोर्स बता रहा हूं। ये भी जरूर सोर्स बताया करें जब भी कुछ बताएं, ताकि पता चले। सीएमआई जैसे जोक को भी सोर्स बना लेते हैं ये लोग। मनरेगा pib.gov.in किस प्रकार से मनरेगा के जो आधिकारिक आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं, इसमें 2013-14 का जो हमारा बजट रिलीज था, बजट रिलीज तो था 28.5 करोड़ रुपए, लेकिन जो बजट रखा गया था वो था 33,000 करोड़ रुपए का। 33,000 करोड़ का बजट था और जबकि फंड रिलीज किया गया 28,500 करोड़ रुपए समथिंग। उसको बढ़ाकर 2022-23 में 89,000 करोड़ 89,000 करोड़ उसका बजट रख दिया गया। और क्योंकि यह डिमांड ड्रिवन होता है, मनरेगा हमेशा डिमांड ड्रिवन होता है, तो लेकिन फंड रिलीज हुआ, जो इन्होंने ठीक कहा कि 98,000 करोड़ फंड ज्यादा रिलीज किया गया। पहले 33 से कम रिलीज किया गया। और अगली बार जो है डिमांड ड्रिवन होता है, क्योंकि नहीं फंड रिलीज हुआ है। मैं आपको मैं सोर्स दे रहा हूं। इसी समय गूगल कर लीजिए, मैं आंकड़ा देता हूं। ये रखिए, सुनिए मैं आंकड़ा दे रहा हूं। अरे मेरे घर रजत पंजेटा की तरह घर बैठकर आंकड़े नहीं बनाता मैं। ये एक बार आप दिखा दीजिए अपने स्क्रीन पर। ये मैं आपके सामने आंकड़ा दे रहा हूं। सिंपल गूगल करके आंकड़ा मिल जाएगा। ये रजत पंजेटा जी सिंपल गूगल करके मिल जाएगा। फंड रिलीज, अच्छा सुनिए, 98,467 करोड़ 85 लाख 400, एक मिनट 98,467 करोड़ 85 लाख 32,212 रुपए रिलीज हुए हैं। ये अगर गलत हुआ हूं तो मेरे को झूठा साबित कर दीजिए। मैं तो पढ़कर बता रहा हूं आपको। सुनिए, अब उससे अगले साल का बता देता हूं। अगले साल का भी सुन लीजिए। रजत जी ऐसे नहीं चल सकता। रजत जी ये तो ठीक तरीका नहीं है भाई। आप कुछ भी बोल जाएं और आपको काउंटर करने लगे, आपका झूठ का गुब्बारा फोड़ रहा हूं मैं। अरे भाई गूगल कर लो ना। आपका सोर्स बताओ, क्या आपका सोर्स बताओ। चलो मैं अपना सोर्स बता रहा हूं आपको, आप अपना सोर्स बताइए, क्या आपका सोर्स। दर्शक गूगल कर लेंगे और ज्योति जी ने ठीक कहा, दर्शक तय कर लेंगे। चलिए मैं अभी मैं तो एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहा हूं। अगले साल अपनी फोन की स्क्रीन अगले साल नहीं। आपने सवाल, ज्योति जी आपने सवाल 2 बार पूछ लिया मुझसे। ज्योति जी 2 बार सवाल पूछ लिए, कोई इंटरप्ट कर रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। अगले साल 90,810 करोड़ बैठ के सारा दिन 90,810 करोड़ फंड रिलीज हुआ है। ये सर। अरे अच्छा, और सुनिए, चलाकी सुनिए। रजत पंजेटा ऐसे नहीं अच्छा लगेगा सर। अच्छा नहीं, आप झूठ पकड़ लिया मैंने आपका, कोई बात नहीं। अगली बार क्या किया, ये क्या कह रहे हैं, बट्टे खाते में सुनो, बट्टे खाते के बारे में भी तो सुन लो, थोड़ा सा ज्ञान बट्टे खाते का भी तो ले लो। ये कह रहे हैं किसान का बट्टे खाते में डाल दो। अब मैंने इससे ज्यादा इडियोटिक बात अपने जीवन में नहीं सुनी। बट्टे खाते में बैंक का जाता है। माफ कर दो अभी आपने कहा, आप एक मिनट आपने कहा उद्योगपतियों का बट्टे खाते में गया, किसान का भी बट्टे खाते में डाल दो। ज्योति जी एक बार, ज्योति जी आपकी इंटरवेंशन चाहिए। क्या इन्होंने नहीं कहा कि उद्योगपतियों का बट्टे खाते में गया, किसानों का भी डाल दो? इन्होंने कहा बट्टे खाते में किसानों का भी डाल दो। अच्छा चलो, आपने ये कहा ना उद्योगपतियों का माफ हो गया, आपने झूठ बोल।
ज्योति जी आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। क्या इन्होंने अभी ये नहीं कहा, क्या सारे दर्शक आपकी डिबेट को दोबारा रिवाइंड करके देखें, इन्होंने ये नहीं कहा कि उद्योगपतियों का बट्टे खाते में गया, किसान का भी बट्टे खाते में डाल दो। आपने बट्टे खाते में डाल दिया, किसानों को भी कर्ज मुक्त कर दो। कर्ज मुक्त वर्ड यूज किया हर बारी, किसानों के कर्जे के बारे में हमने क्वेश्चन भी उठाया है। हमारा रजत जी आप मेरी मदद किया, राहुल जी आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए जी, कहिए। आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, केवल 30 सेकंड दे दीजिए। अब रजत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। रजत जी मैं आपकी बात पर फूल चढ़ाता हूं। ये पहली बार किसी प्रवक्ता विपक्षीय प्रवक्ता ने हिम्मत जताई है सच बोलने की। बट्टे खाते में डालना यानी कर्ज मुक्त करना नहीं होता। अभी रजत पंजेटा की बात सुन ली आपने, इन्होंने फिर से अपनी बात को करेक्ट करके कहा कि बट्टे खाते में गए और किसान को कर्ज मुक्त कर दो, किसान के बट्टे खाते में न डालना। असल खेल ही यही है। बट्टे खाता क्या होता है? उन्होंने अपनी बैंक का अकाउंट को, बैंक को अपना अकाउंट क्लियर करना। सुनो रजत पंजेटा की तारीफ कर रहा हूं, तो रजत पंजेटा तो आपकी तारीफ कर रहा हूं भाई, सुन तो लो। अरे सुन लो आप भाई। रजत ये तो ज्योति जी ठीक नहीं है, बदमाशी किसी के पकड़ लूं मैं और वो बोलने ही ना दे आगे से। पंडिता जी की बात पूरी होनी चाहिए। अभी मेरे को आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ना है, सुभाष जी भी इंतजार कर रहे हैं। ये शुरुआत से ही गलत चल रहा है ना विधु जी। अब ये मनरेगा पर भाग गए, अब ये मनरेगा पर भाग गए। ये जिस प्रकार से एक डाल से दूसरी डाल पे भाग रहे हैं, मनरेगा पर भी आपको एक्सपोज किया मैंने, फिर डाटा एक्सपोज किया। अब मैं आपको बट्टे खाते पर कर रहा हूं और रजत पंजेटा आपको हर भाजपा का प्रवक्ता एक्सपोज करेगा, आपको हर भाजपा का प्रवक्ता एक्सपोज करेगा, क्योंकि आप झूठ की दुकान खोले बैठे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं और विद डाटा विद फैक्ट्स विद आपको सोर्स बताकर करेगा। मैं ये आपके मैं सोर्स प्रोवाइड करूंगा। हर भाजपा का प्रवक्ता आपको एक्सपोज करेगा, आपकी एक सीट भी नहीं आएगी, आप एक सीट भी खोस लोगे इनालो की। पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूं। अभी आप दोनों रुकिए, अभी बहुत समय जा चुके हैं। क्या रजत पंजेटा का जवाब नहीं देना था मुझे? रजत पंजेटा का जवाब आप कई मुद्दों पर दे चुके हैं। आप मनरेगा पर भी बात कर चुके हैं, आप किसानों पर भी बात कर चुके हैं, आप बहुत सारे मुद्दों पर बात कर चुके हैं। बट्टे खाते वाला क्लियर करने दीजिए, बट्टे खाते वाला क्लियर करने दीजिए। इनका झूठ और मक्कारी, इनकी मक्कारी क्लियर करने दीजिए। बट्टे खाते वाली मक्कारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, आप लगातार पर्सनल कमेंट करेंगे। मक्कारी ही है रजत, ये भी तो जवाब ये मक्कारी है भाई, ये मक्कारी है। इससे मक्कारी से कम नहीं है ये ज्योति जी, ये इस देश के साथ मक्कारी है। इन लोगों की अपनी बात रखिए, आप बार-बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये भी तो अपने आप में मक्कारी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मक्कारी है। और ये मक्कारी है किसानों को भड़काने की, क्योंकि जनता ने, किसानों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। दोनों को म्यूट करें, दोनों को म्यूट कीजिए। आप मक्कार शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पाखंड का करेंगे। ये डिबेट विषय पर कीजिए ना, किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं आप दोनों ही। पंकज बेनीवाल जी, आप लोग तो हालांकि विधानसभा में नहीं है। पिछली बार आप लोगों की ओर से कुछ प्रदर्शन किए गए थे, कोई कार्यक्रम किए गए थे, इस बार भी कोई ऐसा कार्यक्रम? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। हम लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सारे जनता के साथ, जनता के बीच में हैं और जनता को बता रहे हैं कि कैसे अमृत काल में मनोहर बजट पेश किया गया था। 75वें आजादी के महोत्सव के ऊपर पर एक अमृत काल में इन्होंने बजट पेश किया, उसकी कुछ झलकियां हैं मेरे सामने। उसमें स्वास्थ्य के लिए इन्होंने लिखा था कि गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे, जो कि आज तक नहीं बन पाया। इन्होंने कहा गुरुग्राम में ही बस स्टैंड बनाएंगे, बस शेल्टर बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बना। इन्होंने कहा कि कृषि में एमएसपी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा 500 युवा किसानों को एमएसपी तो दे रहे हैं, सबसे अधिक दे रहा है हरियाणा, 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। अरे ज्योति, परीक्षण देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं खोले। इन्होंने कहा कि सीवरेज की बुनियादी ढांचे के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे, वो भी नहीं हुए। इन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 4000 नए प्ले स्कूल खोलेंगे, वो भी आज तक नहीं खुले। इन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई। अभी प्रोफेसर विधु रावल इसमें बोलेंगे रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, वो मुझे याद है पिछली बार भी इन्होंने बोला था। लेकिन रोम बनाने के लिए नींव का पत्थर रखना पड़ता है, नींव बनानी पड़ती है, तब जाके आगे चीजें चलती हैं।
ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी 65,000 से ज्यादा भर्तियां करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक 1,000 भर्तियां इन्होंने नहीं की। ये कहेंगे कि लंबित है। इसके बाद बणी के लिए, जो बणी अपने गांवों में होती है, हरियाणा का बणी पुनर्निवास, उसमें 200 गांवों में नई बणियां बनानी थी, लेकिन 200 क्या 5 बणियां आज गिना दे कि 5 गांवों में ये बणी भाजपा सरकार ने पिछले 1 साल में बनाई है। विधु रावल जी जवाब दे देंगे। एमएसएमई, स्कूल, कॉलेज, नहर निर्माण, वाटर बॉडी रिनोवेशन, वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, इन सब पर जितना बजट प्रयोग होना चाहिए था उतना बजट प्रयोग में नहीं आया। ये सारे ही आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे जिन पर भाजपा अपने हाथों को पीछे खींचते हुए नजर आई, लेकिन इन्होंने लगातार हरियाणा पर कर्ज को तो बढ़ाया, लेकिन जनता को सुविधाएं देने के लिए ये लोग संकोच करते रहे। शायद ये लोग उस पैसे को विधायकों को, सांसदों को खरीदने में ज्यादा लगाते हैं, जनता पर ये लोग पैसा नहीं लगाते। शिक्षा पर भी बजट इन्होंने पूरा एलोकेट नहीं किया और इन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि हमारे से इतना पैसा नहीं लग पाया। अरे भाई, आप कहते हैं कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हाईकोर्ट आपको कहता है कि स्कूलों में बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी पीने का नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, और आप पैसा बिना खर्च किए आप पैसा खराब कर देते हैं, लैप्स कर देते हैं वहां का बजट। आप डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है, आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर हरियाणा के अंदर डीएसपी तक महसूस नहीं है, और आप आज बात करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हमारा तो बजट बहुत अच्छा चल रहा है। 2022-23 में आपने सिर्फ 54% बजट का प्रयोग किया था, भाजपा की ही सरकार थी। 46% बजट तो आपका लैप्स हो गया था। इस प्रकार की सरकार आप लोग हरियाणा के अंदर चला रहे हैं। गार्डन खान के अंदर खनन माफिया ने किस तरीके से वहां पर मजदूरों की जान भी चली गई थी, उसमें आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप उस पर? बेरोजगारी में 2 लाख पद खाली पड़े हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 2 लाख लोगों को नौकरी दी जाए हरियाणा के अंदर। तब आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप कहते हैं कि महंगाई हमने कम कर दी। विधु रावल ने पिछली डिबेटों में कहा था कि महंगाई की दर हमने इतनी कम कर दी, जीडीपी हमने बढ़ा दी। अरे भैया, अभी इंतजार कीजिए, 200 रुपए का क्यों नहीं हुआ? पेपर लीक आपके राज में हो जाते थे, 35 से ज्यादा पेपर लीक भाजपा सरकार के ही राज में होते हैं। जब आप क्या कहेंगे, आपके ही राज में एक ऐसा पेपर सेट हो जाता है जिसके अंदर अंबेडकर जी लिखना नहीं आता पेपर सेटर को, साइकिल लिखना नहीं आता, शायद पहली या दूसरी का बच्चा पढ़ देगा और लिख भी देगा। ऐसे कैसे पेपर सेटर आपके आते हैं? प्रॉपर्टी आईडी के लिए आप लोगों ने किस तरीके से घपले किए हैं, किस तरीके से घोटाले किए हैं हरियाणा की आम जनता को। चलिए, आपने कई मुद्दे गिनवाए हैं। अभी मैं सुभाष जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। सुभाष जी, ज्योति जी, एक लास्ट लाइन ज्योति जी, बस कहिए। दूंगा। अहिरवाल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और अहिरवाल क्षेत्र की खूब बधाइयां की, रिवाड़ी से नाता भी गिनाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अहिर रेजिमेंट के लिए जो लोग आज हरियाणा के बैठे हैं, अहिरवाल क्षेत्र में बैठे हैं, अहिर बैठे हैं, इनको भी मैं गारंटी दे करके जाता हूं कि अहिर रेजिमेंट बनेगी। क्यों? विधु रावल जी भी बताएं इसके ऊपर क्यों अहिर रेजिमेंट बनाने के ऊपर उन्होंने गारंटी। कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सुभाष जी, नहीं, क्योंकि चुनाव करीब है, तो इस बार के सत्र और इस बार के बजट में क्या चुनावी झलक भी नजर आ सकती है? हाँ ज्योति जी, बिल्कुल सही, बहुत दुरुस्त सवाल है आपका। मैं मानता हूं कि ये बजट सत्र जो है 3 प्रमुख कारणों से चर्चा का विषय है और निश्चित रूप से जनता की आकर्षण का केंद्र निश्चित रूप से ये सेशन होने वाला है। हाँ। पहली बात तो ये, मेरा आकलन ये कहता, पहली बात ये कि क्योंकि बजट सत्र है तो स्वाभाविक है अगले 1 वर्ष का लेखा जोखा, और दूसरा आगे किस राह पर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को आगे से ले जाना चाहते हैं, उसका पूरा इसमें व्याख्यान होगा। आर्थिक दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट होंगे कि किस रास्ते वो जाना चाहते, कैसे ले जाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है आम जनता है या फिर कोई प्रोफेशनल है या राजनीतिक दल है, सबका आकर्षण का केंद्र होगा। दूसरा यह है कि लोकसभा चुनाव सामने है, हम सभी जानते हैं कि जैसा आपने कहा कि अभी आपकी खबर में बताया जा रहा था कि 2 अप्रैल तक शायद सभी परीक्षाएं जो बोर्ड की हैं वो सब सिमट जाएंगी, सब समाप्त हो जाएंगी। तो अंदेशा ऐसा है कि अप्रैल मिड में यानी 15 अप्रैल के बाद और 15 मई के बीच में शायद लोकसभा का चुनाव हो जाए। तो उस दृष्टि से जो विपक्ष है वो स्वयं को जनता के केंद्र में लाने की कोशिश में लगा हुआ है
और उसी दिशा में बहुत सारे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए हैं, स्थगन प्रस्ताव के भी नोटिस दिए गए हैं, उसका वो एक दूसरा पक्ष है। और तीसरा बिंदु ये है कि जिसकी घोषणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्वयं की है कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो मैं बजट पर आर्थिक दृष्टिकोण, बहुत सारे लोगों ने अभी, सभी प्रवक्ताओं ने, अच्छा लगा इस बहस को आज सुनकर कि कम से कम आंकड़े पर बातचीत होती है और जनता से जुड़े जो विषय हैं, जो पहलू हैं, उस पर होमवर्क करके आज आए हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तीनों ही प्रवक्ता उन विषयों को उठा रहे हैं और सरकार की ओर से, यानी भाजपा की ओर से विधु जी उसका जवाब दे रहे हैं। उनके पास जो भी आंकड़े हैं, अच्छा लग रहा है। इस प्रकार की बहस होनी चाहिए, जनता को भी पता चलेगा, सही और गलत की जानकारी मिलेगी और आने वाले 2024 के चुनाव में विश्लेषण करके ठीक ठीक वो निर्णय ले पाएंगे मत देने की दृष्टि से। मैं अपने चर्चा का फोकस या अपनी बात का फोकस अविश्वास प्रस्ताव पर जरूर रखूंगा, क्योंकि वो भी एक विषय होगा इस सत्र सेशन में। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के दो बातें हैं। एक तो विपक्ष का राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, मेरा ये मानना है, मेरा आकलन कहता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण है उनका एक, और दूसरा अंकगणितीय दृष्टिकोण भी होता है। तो राजनीतिक दृष्टि से तो उनको ये लग रहा है कि 4.5 साल जिस प्रकार से गुजरा है उनके अपने, क्योंकि सड़कों पर बहुत कम लोग दिखे हैं, विपक्ष की भूमिका बड़ी कम दिखती रही है। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा, हो सकता है मुझ पर आरोप लगाएंगे, मुझे पता है लगाएंगे, लेकिन ये हकीकत है और यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ जनता के मुद्दों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील विपक्ष नहीं रहा है। और यही कारण है कि आप अंतिम समय में, जब 4.5 साल से अधिक समय हो चुका है इस सरकार को, तब आप फिर एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है? आज की तारीख में मैं समझता हूं कि जब 6 महीने ये सरकार बची है, तब इसका कोई औचित्य तकनीकी दृष्टि से मैं तो नहीं मानता कि इसका कोई औचित्य है। हाँ, आप इस बहाने अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं और जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार को घेरना चाहते हैं। ठीक बात है, ये आपका अधिकार है, संवैधानिक और वैधानिक जो विधायी अधिकार है आपका। लेकिन इस पर ये आप दूसरे माध्यम से भी, जैसे मैं ज्योति जी कहूँ, क्योंकि ये बजट सेशन है और तकनीकी दृष्टि से बजट, जब सरकार अपनी सारी आर्थिक नीतियों को लेकर आएगी तो आपके पास पूरा मौका होता उस पर सरकार को घेरने का, सरकार से सवाल जवाब करने का, जैसे कि अभी चर्चा देखने को मिल रही थी। बिजू रावल जी जवाब दे रहे थे या पंडिता जी या फिर प्रवक्ता जी कह रहे थे। तो इस तरह की चीजों को तो आप इसके माध्यम से भी बातें कर सकते थे। फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आखिर आए क्यों? अगर अंकगणित आपके पक्ष में नहीं है, अगर मेरा आकलन कहता है कि सरकार के पक्ष में शायद 56-57 विधायक होंगे, निश्चित रूप से मेरा आकलन ऐसा कहता है, और 32-33 के आसपास सरकार के पास होगी। तो विपक्ष अगर ये जानता है अच्छी तरह से, फिर जब आप अंकगणित की दृष्टि से अविश्वास प्रस्ताव, तो अंकगणित का खेल होता है, तो उसमें तो आप कहीं भी टिक नहीं पा रहे सरकार के सामने। तो फिर मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर आप संवेदनशील पहले नहीं रहे हैं, आज आप दिखना चाहते हैं, तो बजट के बहाने भी आप सरकार को जो भी बातें थी आप कह सकते थे, जनता की नजर में आप आ सकते थे। लेकिन इस प्रकार का एक तरह से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सस्ती लोकप्रियता का एक माध्यम बना लिया गया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता ज्योति जी कि ये विपक्ष का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत सावधानी से बात करता हूँ। पंडिता जी बात कह रही थी, प्रवक्ता यहाँ इनेलो हैं, मैं कह रहा एक विधायक है उनके, लेकिन एक विधायक होने के बावजूद हर विधानसभा में अगर आप देखें, हर सेशन में आप अगर देखेंगे, तो वो विपक्ष की ओर से वही एक विधायक हमेशा हावी रहते हैं अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाने की दृष्टि से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की जो भूमिका है, सरकार उनका जवाब देती है। चलिए, मैं कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ। जी बिल्कुल बजरंग जी, लेकिन आप मुद्दे उठाते तो हैं, आखिर अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य क्या है, मुझे ये बात समझ में ठीक है सर, मैंने शुरुआत में इनसे यही सवाल मैंने इनसे पूछा था, हालांकि जवाब नहीं दिया बजरंग जी ने। विधु जी, बजरंग जी के बाद आपके पास आ रहे हैं। बजरंग जी, एक आरोप तो विधु जी ने भी आप पर लगाया है कि आप लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, भाग जाते हैं, आप लोग ना जवाब सुनते हैं, ना बहस में शामिल होते हैं, सत्र की अवधि को कम बताते हैं, लेकिन जितनी अवधि होती है उसमें भी आप नहीं रहते सदन में, आपके विधायक। ज्योति जी, सुहास जी ने कहा
कांग्रेस पार्टी ने कभी मुद्दे नहीं उठवाए और 6 महीने बच गए जब ये विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। मेरे साथी को या तो पता नहीं, या ये पेपर पढ़ते नहीं, या भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्समैन बन के डिबेट में बैठ जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हुड्डा साहब लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं सुनी। मैंने कहा आप फिर लेकर आए हैं, आज लेकर आए थे। सुहाजी बोलिए, सुहाजी बीच में मत बोलिए, सुहाजी बीच में मत बोलिए। मेरी जानकारी पर चैलेंज मत करिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कांग्रेस पार्टी को। आप मेरी जानकारी पर चैलेंज मत करिए। मैंने ये नहीं कहा। मैं बहुत ठीक है सुभाष जी, मैं क्लियर कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि फिर लेकर आएंगे, फिर लेकर आए। सुनिए, मैं बताइए, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का, महंगाई का, खराब कानून व्यवस्था का, हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है, सड़कों पे आंदोलन किया है, धरने प्रदर्शन किए। कौन सा ऐसा मुद्दा बता दीजिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर ना उतरी हो। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर के ऊपर हमने हर जगह आंदोलन करे। आप कहते हो कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, कहीं विपक्ष दिखा नहीं। भाई या तो चश्मा लगाओ, चश्मा लेकर आओ जिसके अंदर साफ सुथरा दिखता हो, सुहाजी पता लगे आंदोलन क्या होता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। सबने अपने तरीके से सरकार के, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ज्योति जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथी ने कहा आज अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए, इसलिए लेकर आए प्रदेश की जनता दुखी है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है। चाहे दुनिया भर की लोगों की जान चली गई, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज लूटपाट हो रही है, रोज बहुत जनता क्या चाहती है तो चुनाव में डिसाइड हो पाएगा के अंदर डेली ठीक है। डेली अभी तो संख्याबल सरकार के साथ है। महंगाई का मुद्दा है, ये कहते हैं विधु राहुल जी, मैं मुद्दा आ रहा हूँ, ये कहते हैं ये बजट को लेकर बार बार कहा जाता है कि मैं कहता हूँ 400 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर 1100 रुपए, बजरंग जी सुनिए, समय कम है अभी, 150 रुपए हो गई। सरसों का तेल कर्ज अधिक है विधु राहुल जी, 200 रुपए लीटर, विपक्ष का आंकड़ा है 4 लाख करोड़ के पास बढ़ गए। ये कहते हैं 6%। सुनिए अभी जितना बजट, बजरंग जी को म्यूट करें आप लोग। एक तो नहीं ऑडियो डाउन कर गाय वगैरह मानते नहीं आप। बजरंग जी पीसीआर मुक्ति मिले 2014 के अंदर कर्ज ज्यादा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्ज उतारने में ही चला जाता है। विधु राहुल जी, ज्योति जी, आप मैं आई एम वेरी ग्लैड कि आपने कर्ज का विषय फिर से उठाया। दर्शकों को जरूर जवाब मिलना चाहिए। जब हम सरकार में आए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हुए अपनी आखिरी जो बजट पेश करके गए थे वो लगभग 38,000 करोड़ के करीब का था, जो व्यवहारिक तौर पर जब लगा तो वो 34,500 करोड़ के करीब करीब लगा। अब वो 34,500 करोड़ के बजट में 70,000 करोड़ का खुद वो मानते हैं कि उन्होंने कर्ज लिया हुआ, 28,500 करोड़ रुपए जो बिजली कंपनियां यूएचपीएन और डीवीएचयूएन जो हमारी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसको कोई मंगल ग्रह से तो आकर देने नहीं वाला था। ये भी तो कर्ज सरकार का ही था ना, सरकार की कंपनियों का। तो ये 70 जमा 28.5 बन गया 98,500 करोड़ रुपए का कर्ज। ये कब? जब हरियाणा का बजट 34,500 करोड़ का, मोटे मोटे तौर पर बजट से 3 गुना कर्ज। यही है ना जी, सीधी सीधी मैथमेटिक्स। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हरियाणा का बजट साइज जो है 6 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ का हो गया। तो इनके हिसाब से अगर उसको कर्ज को बढ़ाकर 6 गुना कर दिया जाए तो ये तो 6 लाख करोड़ रुपए हो जाना चाहिए था। ये तो आरोप गलत लगा रहे हैं, 4 लाख नहीं है, लेकिन बजट के समय बताया जाएगा हमारे पर कितना कर्ज है। पीछे बताया गया था 2,25,000 रुपए कर्ज है, 25,000 करोड़ रुपए कर्ज है, लेकिन इस बार भी बताया जाएगा। ये तो 4 लाख का भी अगर दावा कर रहे हैं वो भी, उसके बाद भी क्या। एक और आंकड़ा देता हूं आपको, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गाइडलाइन देता है कि जीएसडीपी के अनुपात में आपका कितना कर्ज हो सकता है। उसकी जो परमिसिबल लिमिट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको 6 बार एक्सीड किया। पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो लगातार एक्सीड किए हुए हैं। उनकी परमिसिबल लिमिट जो है 33.3% की बजाय जो है 41.5-41% जो है कर्ज लिए हुए हैं।
हम 24% जो है यानी 33% अलाउड है, 24.6% हम लेकर आए हुए हैं। एक बार बीच में नहीं बोलो, ये गलत है भाई। जिसका झूठ पकड़ता हूँ वो बीच में बोलने लग जाता है, जिसका झूठ पकड़ता हूँ वो बीच में बोलने लग जाता है, और ये लगातार सब कर रहे हैं, सभी प्रवक्ता कर रहे हैं ये। अच्छा, अब मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं ज्योति जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप चुप हो जाओ, आपकी बात नहीं करूंगा मैं। अरे आपकी बात मैं जनता करते हुए मैं करूंगा। ज्योति जी, ये तरीका ठीक है क्या? मैं 3 बार प्रयास करता हूँ, अगर बात नहीं रखवा पा रहे हैं इतने सारे विपक्षी आवाजें बिठा देंगे, ये जो डिबेट का अधिकतम समय खा जाते हैं, इनकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती जनता। ये नहीं चल सकता काम भाई, ये देखिए, मैंने पहला आंकड़ा आपको जो है पिछले कंपैरिजन से किया। दूसरी मैं बात कह रहा हूं, इन्होंने 6 बार डिफॉल्ट किया, हमने पिछले 9 साल में 1 बार डिफॉल्ट किया हो तो बता दे कब 1 बार भी डिफॉल्ट किया। हमें परमिसिबल लिमिट से बहुत कम हमने कर्ज लिया हुआ है, 33.3% तक है, हम 24.6% तक लेकर आए हुए हैं। ये हार्ड फैक्ट्स है भाई। अब ये आंकड़े देखकर आप बौखला जाते तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, एक और आंकड़ा देता हूं मैं। हम जब मोदी जी कहते हैं कि देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन लेके जाना है, हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं, तो इसमें हरियाणा का भी योगदान होना चाहिए ना जी। हर स्वाभिमानी हरियाणा का भी योगदान होना चाहिए। हमारा जब हुड्डा साहब गए थे, आखिरी बजट पेश करके गए थे, तब हमारा हरियाणा का देश की जीडीपी में योगदान था 3.4%। अभी जो नेशनल बजट पेश हुआ है उसमें 4.16%, लगभग 1% हमने हरियाणा का योगदान बढ़ा दिया। यह है विकास की रथ पर हरियाणा। अगर भारत विकसित हो रहा है तो भारत के विकसित बढ़ते कदमों पर हमारा योगदान, हमारी आहुति बड़ी डलेगी। 1-2 बड़ी अजीब अजीब बातें जो है आम आदमी पार्टी वाले भाई ने कही थी, वो जरूर जवाब दे देता हूं। एक का जवाब तो आप ही ने दे दिया। आपने कहा, ये कह रहे एमएसपी नहीं दे रहे, आपने बताया हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा एमएसपी दे रही है हरियाणा की भाजपा सरकार, उसके बारे में कह रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं लोग। ये कहते हैं बस स्टैंड नहीं बनवाए, हरियाणा के अंदर 25 नए बस स्टैंड बनवाए। माफी चाहूंगा, करनाल का नया बस स्टैंड जो है, जो बलड़ी में बना, किसने बनाया? शिवा के अंदर जो बहुत बड़ा बस स्टैंड पानीपत में बना, वो किसने बनाया? किस तरह हर जगह बस स्टैंड बना, चाहे थाना छप्पर की बात हो, चाहे बात हो कहीं और की। गुरुग्राम नहीं, 25 नए बस स्टैंड बनाए हैं। आप तो चांद में दाग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती। सारा देश जानता है, सारे हरियाणा जानता है कि यही विपक्षी जो हमारे पार्टियां हैं, इन्हीं का रैकेट जाकर युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है कोर्टों में, और उनकी भर्तियों को रोकने पर, और कोर्ट भी इन पर लगाम लगा रहा है। मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए, ओनली 30 सेकंड्स। इन लोगों को आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। यह विपक्षियों के प्रति जनता का क्या रुख है, मैं अपनी बात यहीं कह के खत्म करता हूं कि 2005 में जब सत्ताधारी इंडियन नेशनल लोकदल को जनता ने हराया था तो केवल 9 सीटों पर ले आए थे, 46 से सीधा 9 सीटों पर ले आए थे। 2009 में चुनाव हुआ तो जनता ढूंढ रही थी किसको वोट दें, कांग्रेस को हराना चाह रही थी, दूसरी कोई पार्टी मिल नहीं रही थी। 30-31 सीटों तक आए थे। अगली बार इनकी सरकार बन जानी चाहिए थी, नहीं बनी, भाजपा विकल्प के रूप में आई, और 2014 में जब हमारी सरकार बनी फिर से इनेलो पीछे रह गई, और अगली बार इनेलो की वृद्धि नहीं हुई, इनेलो 1 सीट पर आ गई। यानी जनता इनको विपक्ष में भी नहीं देखना चाहती। ठीक है विदु जी, अभी पंडिता जी आखिरी कमेंट आप। मैं निश्चित तौर पर आपसे बात करते हुए बात कह रहा हूं, अब की बार जो है कांग्रेस जो है वो भी सिंगल डिजिट में रहेगी, उसकी सीटें सिंगल डिजिट में रहेंगी। ठीक है, चलिए चुनाव में देखते हैं क्या रहेगा, चुनाव में देखते हैं। अभी सुनिए राहुल साहब, सुनिए, बिल्कुल भी समय नहीं। मैं पिछले चुनाव का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पंडिता जी बोलिए। मैं भी चुनाव का आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। में इतनी नादानी की बात प्रोफेसर अपने आप को लिखते हैं, इनको ये नहीं पता कि उसके बाद 10 साल तक लगातार इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्ष। अरे अपने आप को नहीं लिखता हूँ, दुनिया भी लिखती है। रजत पंजेटा, अपने आप को नहीं लिखता हूँ मैं, दुनिया भी लिखती है। विदु जी पंडिता जी के अलावा सभी म्यूट रहेंगे, पीछे आप बोलिए। देखिए इनको फिर ये जानकारी होनी चाहिए थी ना कि 10 साल मुख्य विपक्षी दल, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल लगातार कैसे रह गई। 2014 के अंदर आप हमारे को कह रहे हो 1 सीट रह गई। 2014 के अंदर हमारे 2 MP हमारे अपने दम के ऊपर थे, हम कांग्रेस से भी आगे थे, हमारा 2.5% वोट कांग्रेस से भी ऊपर था।
ठीक है, आपका इतिहास आपको पता है क्या रहा, आप क्या थे, आपकी कितनी सीट थी हरियाणा में 2009 में, आप बता दीजिए। मगर बनाई ना आपने 14 में सरकार, अब आपका जाने का समय आपका खुद का आ गया तो आप दूसरों के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं। खैर, मुझे इसमें कुछ नहीं देना, जनता इसमें सारा का सारा हिसाब किताब कर देगी। अब मुझे बात करनी है, प्रोफेसर विधु रावल जी ने कुछ बातें कही, इन्होंने मनरेगा के लिए जो आंकड़े दिए मैंने वो स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा था, आप अपने आप बोल रहे हैं, दुनिया ने भी देख लिया। मैं आपको भी एक छोटी सी बात बताता हूँ। पर कैपिटा जीडीपी में पिछले साल हमारा देश 120वें स्थान पे था सारी विश्व के अंदर। $8,380 के आसपास हमारी पर कैपिटा है। इस साल जो फिगर्स आई हैं, हम 140 रैंक पे खिसक गए हैं, 20 और पीछे चले गए हैं। और गुरुजी बात करते हैं पता नहीं क्या क्या। आज हमारी इकोनॉमी क्या है? आज हमारी इकोनॉमी जो ये डाटा देते हैं उसके हिसाब से 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी। आपको पता है चाइना सिर्फ पावर और सर, ऑयल समय के नहीं, ऊपर आगे सब्सिडी समय देता है। नहीं इजाजत दे रहे हैं। सुभाष जी से मैं आखिरी कमेंट चर्चा कर लेती हूँ अभी। सर, माफी के साथ अभी पूरे हफ्ते हमें इसी विषय पर डिबेट करनी है और ये बहुत बड़ा विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुभाष जी। जी ज्योति जी, 10 मार्च 2021 को जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी, हासिल क्या किया इन्होंने? उस वक्त इनका निशाना था कि बीजेपी में शायद आपस में मतभेद है विधायकों में और उसका फायदा शायद इनको मिल जाए, लेकिन इनका नशा वहां टूट गया। जो इनको लग रहा था ये ओवर कॉन्फिडेंस थे कि कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी और इनके पक्ष में स्थिति चली जाएगी, वो नहीं गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज आपके पास अंगगणितीय अगर पक्ष में हालात नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से अब आप सक्रिय दिखाना चाहते हो जनता की नजर में, ये तो आप बजट के मुद्दे पर भी सरकार के मुद्दों को आप उठा सकते थे, उन विषयों को, तकनीकी चीजों को या वित्तीय जो प्रबंधन है या कुप्रबंधन है या जो भी बातें आप कह रहे हो, जो आज अभी सभी प्रवक्ता अपना आंकड़ा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस प्रकार के होमवर्क करके आप ये बातें वहां कर सकते थे। इन जनरल बातें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता को 10 साल से अलग तरह से मजा आने लगा है। गर्ग साहब, इसीलिए आप समझिए और जनता के नब्ज को पहचानिए। केवल इस प्रकार के फारस बातों में, राजनीतिक बातों में जनता फंसने वाली जी। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो चर्चा विधानसभा सत्र को लेकर हम कर रहे थे, किन किन मुद्दों की गूंज रह सकती है और किसकी कितनी तैयारी है, कौन किस पर भारी रहेगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।